थोड़ा सा लेखा परीक्षा दिवस के अवसर पर 16 से 17 नवंबर को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का व्यापक विषय था SAI इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन ऑनवर्ड एंड अहेड, जिसके अंतर्गत 4 उप विषय थे: OIOS टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग लोकल बॉडीज ऑडिट्स, आइडेंटिफाइंग सोशली रेलेवेंट ऑडिट्स, रिपोर्टिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। 2 दिन के इस सम्मेलन के दौरान हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन 4 उप विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण अनुशंसाओं का निर्माण हुआ, जिसके पश्चात अब हम इसके अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। मैं माननीय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक महोदय से माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय का पौधे एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत करने का अनुरोध करता हूं। इस गौरवमयी अवसर पर मैं भारत के माननीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक महोदय से आरंभिक संबोधन हेतु अनुरोध करता हूं। महोदय। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों, देवियों और सज्जनों, महोदय, महालेखाकारों का 30वां द्विवार्षिक सम्मेलन समाप्त होने जा रहा है और इसके साथ ही मुझे यह प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सम्मेलन के व्यापक विषय जैसे कि साई इंडिया उन्नति की और अग्रसर भारत में योगदान के अंतर्गत चर्चा के लिए चुने गए विषयों पर कई रचनात्मक और व्यावहारिक सिफारिशों की गई। मैं जीवंत बहस और चर्चाओं के लिए सभी को धन्यवाद करता हूं। और हिसाब रखा जाए, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के स्वतंत्र निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल कार्यपालिका द्वारा तैयार किए गए वित्तीय लेखाओं को विधायिका के लिए सुलभ बनाना है, बल्कि यह भी उजागर करना है कि कार्यपालिका द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में और परियोजनाओं को कैसे कार्यान्वित किया जाता है। भारत के संविधान के परिकल्पित है कि CAG का पद विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रहे। साथ ही CAG को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार की दोनों शाखाओं के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए। कार्यपालिका पर संसदीय निगरानी बड़े पैमाने पर CAG द्वारा तैयार की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर निर्भर करती है। हमारा मुख्य कार्य न केवल तथ्यों और आंकड़ों के जांच करना और गुणवत्ता लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना है, बल्कि लेखा परीक्षा प्राथमिकता के लिए प्रासंगिक मुद्दाओं का चयन करना भी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसदीय समितियों का कार्य और हमारी अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यथासंभव सामंजस्य और समन्वय किया गया है। कार्यपालिका पर प्रभावी संसदीय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जी के उन ज्ञान से
परिपूर्ण शब्द के याद करना उचित होगा जब उन्हें कहा था, हमें हमेशा जागरूक, सतर्क एवं प्रयासरत रहना होगा। ये भावना आज भी दुनिया भर के संसदीय लोकतंत्र के संदर्भ में समान रूप से लागू होती है। सरकार अपना घटकों के सामाजिक आर्थिक मांगों को पूरा करने में पर्याप्त सार्वजनिक धन और सम्मिलित करते हुए बड़े पैमाने पर परिवर्तनकारी हस्तक्षेप करती हैं। इसीलिए यह सुनिश्चित करना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इन विभिन्न सार्वजनिक योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ वास्तव में अभीष्ट लक्षित समूह और सेक्टरों तक पहुंच रहा है। इस संबंध में हम जो निरीक्षण करते हैं, विशेष रूप से विभिन्न सार्वजनिक सहभागिताओं का और निष्पादन लेखा परीक्षा के माध्यम से किया गया निरीक्षण, यह न केवल सरकारी व्यय की संसदीय जांच के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि कार्यपालिका के लिए भी सुधारात्मक कार्रवाई करना और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उपेक्षित परिणाम पूर्ण रूप से प्राप्त किया गया है। हमारी निष्पादन लेखा परीक्षा ऐसे सहभागिताओं की अर्थव्यवस्था, कार्यकुशलता और प्रभावशालीता ऊपर उपयोगी विचार प्रदान करना है, जो अंततः विद्यायी जांच के मजबूत बनाने में योगदान देते हैं। निश्चित रूप से लेखा परीक्षा कार्य संगठित रूप से विकसित होना चाहिए और सभी हितधारकों को सौंपी गई जिम्मेदारियों को निष्पादित करने के लिए शामिल करने के सक्षम होना चाहिए। इस संदर्भ में मुझे सम्मेलन में चर्चा के लिए उठाए गए विषय संक्षिप्त में व्याख्या करते हुए प्रसन्नता हो रही है। 15वें वित्त आयोग ने 2021 और 2026 के बीच की 5 साल की अवधि के लिए विधिवत गठित स्थानीय सरकारी के विभिन्न कार्यक्रमों की सहायता करने के लिए 4.5 लाख करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। देश भर में इस विशाल सार्वजनिक निधि वितरण के ध्यान में रखते हुए हमारा चर्चा का एक विषय स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा का सुदृढ़ करना संबोधित था। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अनुदानों का उचित उपयोग किया गया है तथा कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इसीलिए स्थानीय निकायों की हमारी लेखा परीक्षाओं का यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि क्या आगे आयोग द्वारा सिफारिश किए गए महत्वपूर्ण राजकोषीय सोपान, जैसे कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना, इसकी सिफारिशों पर कार्य करना, संबंधित राज्य विधानमंडलों को की गई कार्यवाही के प्रस्तुत करना, स्थानीय निकायों के लेखाओं व सार्वजनिक डोमेन में रखना और संपत्ति करों के लिए न्यूनतम दर निर्धारित करना आदि पूरे कर लिए गए हैं। स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों के स्वतंत्र रूप से यह सत्यापित करना है भी आवश्यकता होगी क्या बुनियादी सामाजिक सेवाओं से स्वच्छता और खुले में शौच की मुक्ति लक्ष्य पूरा करना, ठोस उपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल व्यवस्था, वर्षा जल का संचालन और जल पुनर्चक्रण के लिए प्रदान किया गए अनुदान का सिफारिश किए गए उद्देश्यों के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। सम्मेलन का एक और विषय सामाजिक रूप से प्रासंगिक लेखा परीक्षाओं की पहचान करने के संबंध में था। बड़ी संख्या में सरकारी सहभागिता का महत्व हमारे समाज के सबसे वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए है। इन कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने और तदनुसार लेखा परीक्षा समीक्षाओं का प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इससे सरकार के साथ साथ संसद दोनों को कम निष्पादन वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी और ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पहचान की गई कर्मियों के दूर करने पर कार्यकारी महत्व के जल्द से जल्द और प्रभावी ढंग से निपटाया गया है। वर्तमान समय में शासन के क्षेत्र में तेजी से और जटिल परिवर्तन से गुजर रहा है। इसकी अपनी चुनौती हैं। हम सार्वजनिक नीति समाधान प्रदान करने के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण और जटिल आईटी प्लेटफॉर्म की प्रयोग में कई कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखते हैं। यह अपरिहार्य है कि
हमें भी इन चुनौती का समझना और आत्मसात करना होगा और तदनुसार विकसित करना होगा। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने अपने डेटा विश्लेषिकी कौशल्यों की निखार कर और देश के प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए विशेष लेखाकरण मॉडल डिजाइन करके इस दिशा में कुछ पहल की है। इस सम्मेलन का अगला विषय राज्य वित्त की स्थिरता पर रिपोर्टिंग में सुधार करना था। भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्थिति का एक प्रासंगिक मुद्दा है जिसका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हमारा राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में हम लगातार जोखिम करके जैसे कि प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि, बकाया सार्वजनिक ऋण और देनदारियां वृद्धि करना और गैर कर स्रोतों राजस्व सहित अपना संसाधन का कम जुटाया जाना और राजस्व संग्रह में उच्च बकाया और उजागर करना है जो राज्य के वित्त को प्रभावित करते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न मापदंडों में घाटे की नकारात्मक प्रवृत्ति मध्यम अवधि के राजकोषीय योजना लक्ष्य और को प्राप्त करना है अन्य चिंताओं में से एक है। हमारे राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में घटकवार ऋण प्रवृत्तियां राज्यों का राजकोषीय घाटे के घटकों और विभिन्न राज्यों के ऋण परिपक्वता प्रोफाइल से संबंधित मुद्दे के संबंध में गहन विश्लेषण किया गया है। हम ऋण स्थिरता संकेतों को और प्रवृत्तियों पर भी रिपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और 15वां वित्त आयोग ने भारतीय राज्यों के लिए राजकोषीय जोखिमों में संभावित स्रोतों पर भी ध्यान दिया है, जिसमें स्वयं के कर राज्यों में गिरावट, कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना, घाटे में चल रही बिजली वितरण कंपनी के बढ़ते बकाये और कृषि ऋण माफी तथा सब्सिडी का आवधिक वितरण और निष्पादन लेखा परीक्षा दोनों में वैज्ञानिक जोखिम अनुकूलित करने और सभी क्षेत्रीय लेखा परीक्षा को प्रसारित करने की आवश्यकता है। निश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों सहित सभी अभिलेखों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना है। इस ई गवर्नेंस के युग में इसका बहुत महत्व है, जिसमें डेटा का बड़ी संख्या में निस्संदेह विवरण किया जा सकता है। समयबद्ध तरीके से अभिलेखों तथा पहुंचने में हमें किसी भी बाधा को दूर करने के लिए संबंधित अपनाने और हमारी पेशेवर क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है, जबकि लेखा परीक्षा प्रथाओं में विकसित और शामिल किया है। चौथा, यद्यपि वित्तीय प्रबंधन सभी स्तरों पर जटिल हो गया है, विवेकपूर्ण प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक संसाधन सुपरिभाषित लेखा परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से यथासमय प्राप्त फीडबैक उपयोगी फीडबैक प्रदान करता है। इसीलिए कार्यपालिका और लेखा परीक्षा के बीच संबंध रचनात्मक होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि पिछले 2 दिनों के दौरान सुव्यवस्थित करने में वृद्धि होगी और इस प्रकार इस देश के शासन में सुधार होगा। मैं आज हमारे भारत के लेखा परीक्षा दिवस लेखा परीक्षण सम्मेलन के समापन समारोह में भारत के महानियंत्रक महालेखा परीक्षक श्रीमान गिरीश मुर्मू जी, महालेखा परीक्षक श्रीमती परवीन मेहता जी, सभी लेखा परीक्षक अधिकारीगण, राज्य के अधिकारीगण और ऑडिट जनरल के सभी कर्मचारी भाइयों बहनों, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने 2 दिवसीय
इस सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न विषयों पर चर्चा की, संवाद किया, ताकि शासन प्रशासन में शुचिता आए, वित्तीय अनुशासन हो, पारदर्शिता हो और शासन प्रशासन जवाबदेही से कार्य करे। इसके लिए आपने विभिन्न विषयों पर चर्चा संवाद की और मुझे आशा है इस चर्चा संवाद से, मंथन से जो परिणाम निकलेगा उससे हम शासन प्रशासन में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही शासन स्थापित करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था संसद के अध्यक्ष होने के नाते मुझे इस बार लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह में शामिल होने का मौका मिला था और मुझे खुशी है कि भारत की संसद की लोक लेखा समिति, जिसने 100 वर्ष तक लगातार आपके द्वारा जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में सकारात्मक सुझाव दिए, चर्चा की, संवाद किया और किस तरीके से शुचिता आ सके, पारदर्शिता आ सके, उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसने भूमिका निभाते हुए आपको महत्वपूर्ण सुझाव दिया, मार्गदर्शन किया ताकि आपकी संस्था और विश्वसनीय बन सके। मुझे आज विश्वास है, भरोसा है कि ये संस्था एक विश्वसनीय भी है, निष्पक्ष भी है और ईमानदारी से कार्य भी करती है। और इसीलिए आज हम गर्व से कह सकते हैं कि देश विदेश की कई संस्थाएं भारत के सीएजी की कार्यप्रणाली को देखने आती है। मुझे पता है कि कुछ दिन पहले ही मालदीव के सीएजी ऑडिट जनरल मुर्मू जी के साथ आए थे और उन्होंने कहा था कि भारत में जिस तरीके की ऑडिट व्यवस्था है, जिस तरीके से पारदर्शिता व्यवस्था है, ये विश्व के कई देशों के लिए मार्गदर्शक है और कई देश के अधिकारी भी यहाँ पर आते हैं और हमारी पीएससी लोक लेखा समिति की कार्यप्रणाली को देखने के लिए संसदीय दल के कई नेता भी यहाँ आते हैं। इसलिए हमें गर्व है कि हमारी संस्था की विशिष्टता, प्रामाणिकता एक विश्व स्तरीय है और विश्व स्तरीय होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते, जो हम कहते थे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, भारत में लोकतंत्र प्राचीनतम है, ये हमने इन संस्थाओं के माध्यम से साबित किया है। एक संवैधानिक संस्था होने के नाते आपकी बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि राज्यों के अंदर भी सरकारी धन का, जनता के धन का उपयोग ठीक से हो रहा नहीं हो रहा है, वित्तीय अनुशासन ठीक से हो रहा नहीं हो रहा है और उसके साथ साथ जो ऋण लेने की प्रवृत्ति है, वो ऋण किसके लिए जा रहा है, इसकी भी आप समय समय पर जब ऑडिट करते हैं तो राज्य को सलाह देते हैं और अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा करते हैं कि जो ऋण लिया जा रहा है वह इंफ्रास्ट्रक्चर में लिया दिया है और उसका ठीक से उपयोग हो।
इसके लिए एक राज्यों के शासन के लिए भी एक मार्गदर्शन की भूमिका के रूप में आप करते हैं। संसदीय लोकतंत्र में शासन जवाबदेह हो, पारदर्शी हो, ईमानदार हो, इसके लिए संविधान में इन संस्थाओं का निर्माण किया है। और मुझे गर्व है कि आज़ादी के पहले जब हमारा पूरक बजट 172 करोड़ था और आज हमें खुशी है कि हमारा बजट 39,44,909 करोड़ का बजट है। ये हमारी आर्थिक ताकत बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। इस 75 साल के अंदर इस संस्था की और जिम्मेदारी और जवाबदेही बनी है कि कोई समय आपको बहुत कम राशि का ऑडिट करना पड़ता था। आज केंद्र का, राज्य का, स्थानीय शासन का, प्रशासन का, पंचायत राज तक का कि शासन में शुचिता लाने के लिए आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। ये संस्था समय समय पर जो सरकार नीतियां बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, उसके लिए इस धन का ठीक से उपयोग हो रहा नहीं हो रहा है। जिन नीतियों, जिन कार्यक्रम, जिन कल्याणकारी योजनाओं, जिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस धन को आवंटित किया गया था, वह ठीक से उपयोग हो रहा नहीं हो रहा। इतना केवल आंकड़ा जांच करने का काम नहीं है। आपके सही कहे गिरीश जी ने कि हम केवल आंकड़े जांच करना या उनके मूल्य लेखांकन का अध्ययन करना नहीं, उसके साथ समय समय पर उस धन का उपयोग और उपयोगिता ठीक हुई नहीं हुई और उस धन से सामाजिक आर्थिक कल्याण करने का जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को पूरा हुआ नहीं हुआ, इसका सकारात्मक सुझाव भी आप समय समय पर सरकार को देते रहते हैं। इसलिए एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था अगर खड़ी करनी है तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इसीलिए मुझे खुशी है कि एक निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी और प्रमाणित तरीके से ये संस्था काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा एक भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेही, पारदर्शी शासन व्यवस्था की हमेशा वकालत की है। उनका हमेशा आग्रह रहता है कि हमें अगर विकसित भारत बनाना है, देश को आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन करने के नए युग की शुरुआत करनी है, तो हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन, जवाबदेही शासन प्रशासन बनाना पड़ेगा, जिसमें पारदर्शिता भी हो और जवाबदेही भी हो और सुचिता भी हो और लोगों के प्रति कल्याणकारी योजनाएं भी हो। और इसीलिए इस दिशा की ओर ये संस्था काम कर रही है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और इसीलिए शासन ने अधिकतम डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर यानी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, उसका अधिकतम इष्टतम उपयोग किया है। जितना ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होगा, उतनी ही पारदर्शिता आएगी। और इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण आज करोड़ों रुपए सरकारी धन के बच रहे हैं। ये सरकार की एक प्रामाणिकता, दिशा थी और नीति थी। और इसीलिए आपको भी डिजिटल युग के अंदर अपनी स्किल को, अपनी तकनीकी को और बेहतर करना होगा। और इसके लिए इस संस्था ने, अभी जैसा मुझे बताया गया है कि इस संस्था ने उस दक्षता की ओर काम करने की दिशा में एक व्यापक प्रयास किए हैं। अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नई तकनीकी, नई डिजिटल और आंकड़ों के अंदर डेटाबेस किस तरीके से हम ठीक से आकलन और मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए भी संस्था ने व्यापक प्रयास किया है।
और मुझे आशा है जिन उद्देश्यों के लिए संस्था बनी है उसका प्रभावी कार्यक्रम हम कर रहे हैं और प्रभावी और जवाबदेही कार्यक्रम करने के लिए समय समय पर इन सम्मेलनों के माध्यम से लोकतंत्र में चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, इससे सारे विषय जो ध्यान में आते हैं उसी से ही हम मंथन जो निकलता है, जो निर्णय निष्कर्ष निकलता है, उससे संस्था के अंदर और पारदर्शिता आती है और कार्यक्रम करण में सुचिता आती है। और इसीलिए मुझे आशा है कि दिशा में आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारी कोशिश होना चाहिए, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, जिस मद के लिए धन आवंटित किया जा रहा है उस मद में उस धन आवंटित का उपयोग हो और उसकी क्या उपयोगिता हो उसका आकलन भी आप करते हैं। समय समय पर एक बात, अभी कुछ दिनों से जब बजट में समय परिवर्तन हुआ तो कुछ व्यवस्थाएं परिवर्तन हुई है, लेकिन फिर भी बजट के अंतिम दिनों के अंदर बजट का ज़्यादा खर्च होना ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। जब बजट आवंटित होता है उसके वर्ष भर हर महीने उस बजट का ठीक से आवंटित होने के साथ साथ किस महीने कितना खर्च होना चाहिए, ये भी हमारी ऑडिट में विशेष रूप से आप तीखी और पैनी नज़र से देखते होंगे, लेकिन इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसीलिए समय समय सरकार ने सुचिता लाने के लिए टेंडर प्रक्रिया के अंदर ऑनलाइन सिस्टम किया है और टेंडर के साथ साथ हमारे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी हो और उसके साथ साथ कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी नीतियाँ, कार्यक्रम, इसके बारे में भी जो धन जिन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पहुंचना चाहिए उसके सामाजिक आर्थिक आकलन भी हमें करना चाहिए और समय समय पर इसका सरकार को सुझाव देना चाहिए ताकि उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव का अगर हम आकलन ठीक से करेंगे तो सरकार को उतनी बेहतरीन नीतियाँ, कार्यक्रम बनाने में सुविधा होगी। सरकार ने खरीद के लिए भी जैम पोर्टल जैसी एक ऑनलाइन खरीद स्कीम योजना शुरू की है, उसके माध्यम से भी खरीद में पारदर्शिता आई है और इसीलिए खरीद में पारदर्शिता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्वालिटी का काम हो, कल्याणकारी योजना और नीतियों का धन का उपयोग ठीक हो, ये सब आप लोग बहुत बारीकी से देखते हैं और ठीक से मूल्यांकन और परीक्षण भी करते हैं। मुझे आशा है कि जो सरकार का लक्ष्य है, जो आपका लक्ष्य है कि एक पारदर्शी, जवाबदेही, ईमानदार शासन व्यवस्था हो और उसमें सीएजी की विशेष रूप से भूमिका है और इसीलिए मुझे आशा है सीएजी उसी प्रामाणिकता से, उसी ईमानदारी से, उसी पारदर्शिता के साथ काम कर कर इस देश की आज़ादी के 75 वर्षों के अंदर हमने बहुत सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए हैं, लेकिन हमारे आज़ादी के आने वाले 25 वर्ष हम सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाने में इस संस्था की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, एक पारदर्शिता, जवाबदेही शासन व्यवस्था लागू करने की और जनता के धन का ठीक उपयोगिता हो, पारदर्शी तरीक़ा से हो, इसके लिए आपकी संस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुझे आशा है 2 दिन के इन कार्यक्रमों में आपने जनता से संवाद किया है, कई एनजीओ के माध्यम से कई यूथ को जोड़ने का काम किया है ताकि देश के आम आदमी को इस संस्था के बारे में जानकारी हो और केवल लेखा मूल्यांकन का काम ही नहीं, परीक्षण का काम भी नहीं, आपके पास देश की जनता का या नौजवानों का, एनजीओ का, सबका फीडबैक आ सके ताकि आपकी संस्था और पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर पाएगी। मैं पुनः आपको इस 2 दिवसीय सम्मेलन में जो चर्चा, संवाद आपके बीच में हुआ है उसका एक बेहतर परिणाम निकलेगा और आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है, एक पारदर्शी, जवाबदेही शासन व्यवस्था को खड़ा करना,
उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Of the Comptroller and Auditor General of India, I express our gratitude to the Honorable Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla, for finding time to be our honored chief guest for the valedictory function of the 30th Accountants General Conference and for sharing with us his thoughts on the role and contributions of this august institution to accountability and good governance in our vibrant democracy. Sir, we thank you for your inspiring words and assure you that we are deeply committed to Sai India, contributing to India onward and ahead. Over the past 1.5 days, we have lived and breathed the belief that two heads are definitely better than one, and by sourcing ideas from each other, we have a greater probability of coming up with a strategy that will allow us to overcome any challenge. Our themes were carefully chosen. A recent report, Why This Is India's Decade, forecast a doubling of India's GDP to $8.5 trillion over the next decade. The key drivers on which their forecast is predicated are digitization, demographics, decarbonization, and deglobalization. Our 4 sub-themes encompassed these 4 Ds. Our transformational OIOS, equipping us and strengthening us to capitalize on digitization. Strengthening our local bodies audit is a recognition that demographics can be a double-edged sword and robust local governance is the key. Our preoccupation with socially relevant audits and sustainability of state finances reflect our consciousness of the significance of decarbonization and deglobalization and the focus on Make in India. The recommendations that have emerged today will enable us to ensure the key drivers for India's success are optimized and we actively discharge the responsibility entrusted to us. As we come to the close of 2 intense, multifaceted days celebrating the 2nd Audit Divas and the 30th Accountant General Conference, we recognize them as a culmination of the efforts of the people who have worked tirelessly for the past many months to make this event professionally fruitful and smoothly executed.